नमस्कार छात्रों, लर्निंग मैम क्लासेज में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो हम कक्षा 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है मल्हार, उसका चैप्टर नंबर 4 देख रहे थे। 4 का भावार्थ अपन ने देख लिया है और इसके क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़े बहुत करवा दिए हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम इस पार्ट में देखेंगे। तो लिखे संवाद यहाँ तक तो अपन ने प्रश्न फर्स्ट पार्ट में कर लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो पहले इसके भावार्थ वाला वीडियो देखें, इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखें और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर देखें। आज हम है और हैं का उपयोग यहाँ से क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। है और हैं का उपयोग। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। फिर दूसरा है, यों तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। तो जो इसमें है और हैं के ऊपर अपन को अंडरलाइन करके दी हुई है, इसके बारे में अपन ने को बताना है। नीचे है, आप जानते ही हैं कि एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ है का प्रयोग किया जाता है, कि जो एक वचन के जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके साथ है का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हैं का प्रयोग किया जाता है। जैसे सप्तऋषि गंगा शब्द एक वचन है, फिर भी इसके साथ हैं क्यों लिखा गया है? तो आगे इसका उत्तर है, यहाँ गंगा और अन्य एक वचन शब्दों के साथ हैं का प्रयोग आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए किया गया है। हिंदी भाषा में जब हम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के प्रति सम्मान या श्रद्धा दिखाते हैं तो हम हैं की जगह हैं का प्रयोग करते हैं। इसे आदरार्थ बहुवचन कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए आपको समझा रखा है, जैसे मेरे पिताजी सो रहे हैं, इसमें अपने को दे रखा है। नीचे दे रखा है, भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। इन वाक्यों में भी एक वचन होते हुए हैं का प्रयोग आदर प्रकट करने के लिए किया गया है, कि जो पिताजी हैं वो भी अपने सम्माननीय हैं, आदरपूर्वक उनका सम्मान के लिए अपन ने हैं का प्रयोग किया है। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भी सम्माननीय है, आदरणीय है, इसलिए अपन ने एक वचन होते हुए भी हैं का प्रयोग किया है। तो आगे है इसमें, अब आदरार्थ बहुवचन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अपने को दे रखा है इसमें, प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं हैं, वे अभी सभा में उपस्थित हैं। तो माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। मेरी बहन बाजार जा रही है, वहाँ से किताबें ले आएगी। बाहर फेरी वाला है, उसे बुला लाओ। आगे है, डाकिया जी आए हैं, उन्हें भी बुला लाओ। फिर है, आप तो बहुत दिन बाद आए हैं, आपका स्वागत है। फिर 7 नंबर है, डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए। 8 नंबर है, आपके माता पिता कहाँ हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिर 9 है, ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते समझते हैं। फिर 10वां नंबर है, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। इन खालिस्तानों के उत्तर मैंने आपको इधर दे दिए हैं, आप उधर भी भरना चाहो तो भर सकते हो, और देखने के लिए आप इधर भी आपकी सुविधा के लिए दे दिया गया है। फिर आगे का क्वेश्चन है, भावों की पहचान
फिर इसमें दे रखा है आपको प्रेम, संतोष, भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य, आश्चर्य, करुणा, हास्य, शांति, परोपकार, दया और दुख है। तो नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, सोचिए कि इनमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, पहचानिए और चुनकर लिखिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो इसमें जो उत्तर है वो होगा संतोष। मतलब जो लेखक हैं वो संतोषी स्वभाव के हैं कि उनको पत्थर के ऊपर भोजन करके भी वो ही सुख, वो संतोष हो रहा है, वो मिल रहा है जो सोने की थाल में नहीं मिलता। तो यह पंक्ति बताती है कि कम साधनों में भी संतोष था। दूसरा क्वेश्चन है, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। तो इसका उत्तर होगा वैराग्य और भक्ति, जो अपन को प्रश्न में दे रखा है। तो जो वैराग्य और भक्ति है इसका होगा यहाँ त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव दिखाया गया है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। तो इसमें उत्तर में ही अपने को दे रखा है कि वो कैसे स्वभाव के थे, संतोष स्वभाव के थे, संतोषी थे। तो पंडों का स्वभाव में संतोष प्रकट किया गया है। तो आगे का क्वेश्चन है काल की पहचान, कि अपने को इसमें काल कितने प्रकार के होते हैं। आपको भी पता है काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो उनकी अपने को पहचान करनी है। यहाँ हरि की पेड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। आप जानते ही होंगे कि काल के 3 भेद होते हैं। इसमें दे रखा है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। परस्पर चर्चा करके बताइए कि ऊपर दिए गए वाक्यों में कौन सा काल प्रदर्शित हो रहा है। सही पहचान, यह वाक्य वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार आपको ये वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में आपको बताना है कि कौन सा काल है। तो पहला है प्रश्न इसमें, निश्चित है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो इस जो दीजिएगा शब्द है उसमें भविष्यत काल है, क्योंकि वो भविष्य के लिए बोल रहा है कि निश्चित है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो ये इसमें भविष्यत काल हो जाएगा। दूसरा है, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। तो ये किसका संकेत दे रखा है, घिरी है यानी वर्तमान, ये वर्तमान काल को दर्शा रहा है। फिर तीसरा प्रश्न है, वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं। तो ये भी इसमें है शब्द है, वो वर्तमान काल का प्रदर्शन कर रहा है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। तो जो था होता, ता, ती, था, थी, ऐसे शब्द आते हैं वो भूतकाल के लिए आते हैं। तो होता था, होती थी, ये किसका संकेत कर रहा है, भूतकाल का। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। तो इसमें भी भूतकाल का ही प्रदर्शन किया जा रहा है। नीचे इसमें ख दे रखा है, अब इन वाक्यों के काल को अन्य कालों में बदल कर लिखिए और नए वाक्य बनाइए। तो अपने को जो ऊपर ये वाक्य दिए गए हैं 5 वाक्य, इनको अपने को दूसरे वाक्य यानी दूसरे काल में परिवर्तन करके लिखना है। तो पहला है, निश्चित है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो यह वाक्य भविष्य काल में है। तो अपने को किस में लिखना है, भूतकाल में कैसे लिखेंगे, आपने इस पत्र को स्थान दान दिया था। तो ये भूतकाल हो गया। और वर्तमान काल में कैसे लिखेंगे, आप इस पत्र को स्थान दान दे रहे हैं, ये वर्तमान काल हो गया। दूसरा प्रश्न है, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। तो ये किसका है, वर्तमान काल का है। अपने को भूतकाल और भविष्यत काल में लिखना है। तो भूतकाल में क्या होगा इसका, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी थी, ये भूतकाल हो गया। और भविष्यत काल कैसे होगा, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी होगी, ये इसका भविष्यत काल हो गया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है,
वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं। तो ये वर्तमान काल है, अपने को भूतकाल और भविष्य और बनाना है। तो भूतकाल में होगा वृक्ष ऐसे थे कि पत्थर मारने से फल देते थे, और भविष्य काल होगा वृक्ष ऐसे होंगे कि पत्थर मारने से फल देंगे। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। तो यह वाक्य भूतकाल में दे रखा है अपने को, इसका वर्तमान और भविष्य बनाना है। तो वर्तमान में होगा चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। भविष्य में होगा चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होगा। तो ये इसका भविष्य काल हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। तो यह भूतकाल का वाक्य हो गया, टिका था शब्द इसमें भूतकाल का संकेत दे रखा है। तो वर्तमान काल और भविष्य काल में अपन को इसको बनाना है। तो वर्तमान काल में देखेंगे, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका हूँ, और भविष्य काल होगा मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका रहूँगा। आगे का क्वेश्चन है इसका, पत्र की रचना। तो अपन को पत्र की रचना करनी है, किस प्रकार करेंगे इसमें कुछ संकेत दे रखे हैं, देखते हैं। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। इस पंक्ति में लेखक संपादक महोदय को संबोधित करके अपनी बात लिख रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि पत्र जिस व्यक्ति के लिए लिखा जाता है उसे संबोधित किया जाता है। पत्र के अंत में अपना नाम लिखा जाता है ताकि पत्र पाने वाले को पता चल सके कि पत्र किसने लिखा है। तो इसका अपने को कुछ नीचे संकेत दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। पत्र की विशेषताएं और पत्र से उदाहरण। तो इसमें है, व्यक्तिपरकता। पत्र लेखन में लेखक के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रमुख होते हैं। तो पत्र से उदाहरण में है, ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। संवादात्मकता है, पत्र संवाद का रूप है, पाठक से सीधा संवाद होता है, जैसे श्रीमान, कवि वचन सुधा, संपादक, महामहिम, मित्र वरेशु। फिर स्वाभाविक शैली है, भाषा कृत्रिम नहीं होती, भावनाओं के अनुरूप होती है, जैसे आपका मित्र, यात्री। फिर चौथा है, व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन, जहां लेखक अपने वास्तविक अनुभव को साझा करता है, जैसे मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। 5 है, अभिवादन या संबोधन। तो अपन पत्र लिखते हैं तो अभिवादन और संबोधन करते हैं। पत्र का आरंभ, जिसमें संबोधित व्यक्ति को आदरपूर्वक संबोधित किया जाता है, जैसे हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, नदी, पर्वत, जल, गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से वर्णन, जैसे यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। तो नीचे 6 नंबर है, हस्ताक्षर। लेखक अपने नाम या संबंध से पत्र को समाप्त करता है। और इसका आगे है, संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, उपसंहार और निवेदन। तो इसमें लिखेंगे, लेखक पत्र समाप्त करता है और अपनी इच्छा या निवेदन प्रकट करता है, जैसे एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके। फिर 8वां है, मुख्य विषय वस्तु। मुख्य विषय वस्तु में क्या लिखते हैं, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। इस प्रकार अपने को इसका पत्र लेखन करना है। तो पत्र इसमें दे रखा है नीचे, पत्र आपने जो यात्रा वर्णन पढ़ा है, इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादक को पत्र के रूप में लिखकर भेजा था। आप भी अपनी किसी यात्रा के विषय में अपने किसी परिचित को पत्र लिखकर बताइए। तो इसमें जो ये पत्र है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था, पत्र लिखकर संपादक को भेजा था। इसी तरह अगर आपने भी कभी कहीं पर यात्रा की है तो
आप भी अपने शब्दों में पत्र लिखकर अपने मित्र को या किसी संपादक को भेजें। तो किस प्रकार आप लिखेंगे वो इसमें दे रखा है, देखो आप किस प्रकार लिखेंगे। जैसे प्रिय मित्र अमित, सप्रेम नमस्कार, आशा करता हूँ कि तुम कुशलता से होंगे। आज मैं तुम्हें अपनी हाल की हरिद्वार यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक रही। हमने हरिद्वार की यात्रा गर्मियों की छुट्टियों में की। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, गंगा नदी के दर्शन पाकर मन आनंदित हो गया। गंगा घाटों की पवित्रता और वहाँ की हरियाली मन को अत्यंत शांति देती है। हमने हर की पेड़ी पर स्नान किया, आरती में भाग लिया और कई मंदिरों के दर्शन किए। विशेष रूप से मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर की यात्रा रोपवे से करना अत्यंत रोमांचक अनुभव था। हरिद्वार की गलियां, प्रसाद की दुकानें और साधु संतों की उपस्थिति इस तीर्थ को और भी विशेष बनाती है। यह यात्रा मेरे लिए आध्यात्मिक और मानसिक शांति का स्रोत बनी। काश तुम भी इस यात्रा में साथ होते। अब पत्र को यहीं समाप्त करता हूँ। समय मिलने पर तुम भी हरिद्वार अवश्य जाना। तुम्हारा मित्र राहुल। दिनांक जो भी हो वो आप लिख देना, जैसे 7 अगस्त 2025, कुछ भी आप लिखना चाहो वो आगे लिख देना। तो इस प्रकार आपको ये एक पत्र का निर्माण करना है। फिर आगे है शब्द से जुड़े शब्द। तो नीचे दिए गए स्थानों में हरिद्वार से जुड़े शब्द अपने मन से या पाठ से चुनकर लिखिए। तो इसमें क्या दे रखा है, अपने को हरिद्वार दे रखा है। तो हरिद्वार की भांति ही अपने को और शब्द लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं वो देखिए। इसमें है हर की पेड़ी, फिर गंगा, फिर कनखल, नीलधारा, विल्व पर्वत, भगीरथ, कुशावर्त। फिर आगे के क्वेश्चन है लेखन के अनोखे तरीके। तो लेखन के अनोखे तरीके अपने को देखना है। क्या है इसमें, हरिद्वार पाठ में लेखक ने हरिद्वार के अपने अनुभवों को बहुत ही साहित्यिक और कल्पनाशील भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसमें कई स्थानों पर उन्होंने तुलनात्मक वाक्यों के माध्यम से दृश्यों का वर्णन किया है। जैसे हरी भरी लताओं की तुलना सज्जनों से इस प्रकार की है। तो इसमें दे रखा है जैसे पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली यानी लताएं हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही हैं। तो नीचे कुछ तुलनात्मक वाक्य दिए गए हैं। पाठ में ढूंढिए कि इन तुलनात्मक वाक्यों को लेखक ने किस प्रकार विशिष्ट तरीके से लिखा है, यानी विशिष्टता प्रदान की है। तो इसमें पहला है वृक्षों की तुलना साधुओं से की है। दूसरा है गंगा की मिठास की तुलना चीनी से की है। इस प्रकार हरियाली की तुलना गलीचे से की है। नदी की धारा की तुलना राजा भगीरथ के यश यानी कीर्ति से की है। तो इनका अपने को वाक्य और विशिष्टता बतानी है, किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं वाक्य में। तो पहला है वृक्षों की तुलना साधुओं से की है। तो इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पेड़ से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। इसकी विशिष्टता लिखेंगे। लेखक ने वृक्षों को साधुओं से तुलना करके उनकी तपस्या और सहनशीलता को दर्शाया है। यह चित्रात्मक और आध्यात्मिक शैली में लिखा गया है। दूसरा है गंगा की मिठास की तुलना चीनी से की है। दूसरा प्रश्न का अपन को वाक्य कैसे करेंगे, जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। विशिष्टता लिखेंगे नीचे। गंगा जल की मिठास और शीतलता को चीनी के घोल और बर्फ से तुलना करके लेखक ने इसे बहुत जीवंत और स्वादिष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। तीसरा प्रश्न है हरियाली की तुलना गलीचे से की गई है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती थी मानो हरे गलीचे
कि यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। तो विशिष्टता में लिखेंगे हरियाली को गलीचे से तुलना करके लेखक ने प्रकृति की सुंदरता और मेहमान नवाजी को चित्रित किया है। चौथा प्रश्न है नदी की धारा की तुलना राजा भगीरथ के यश कीर्ति से की गई है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। विशिष्टता में लिखेंगे गंगा की धारा को भगीरथ की कीर्ति की लता से तुलना करके लेखक ने गंगा की पवित्रता और भगीरथ के तप को जोड़ा है। फिर आगे का प्रश्न है ख मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने ही से मन शुद्ध हो जाता है। जैसे पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को ला करके मान लेते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों को ध्यान से देखिए, ये आज की हिंदी की तरह नहीं लिखी गई हैं। इसे लेखक ने न केवल अपनी शैली में लिखा है अपितु इसमें प्राचीन हिंदी भाषा की छवि भी दिखाई देती है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आप इन्हें आज की हिंदी में लिखिए। तो अपने को नीचे जो पंक्तियां दी गई हैं इनको अपने को अपनी आज की जो वर्तमान की हिंदी है उसमें लिखना है। तो पहली पंक्ति है इसमें इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बदीकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। तो इसको आज की हिंदी में अपन कैसे लिखेंगे। इन वृक्षों पर कई रंगों के पक्षी चहचहाते हैं और शहर के शिकारियों से बिना डरे शोर मचाते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दृष्टि पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। तो इसको वर्तमान हिंदी में अपन कैसे लिखेंगे। बारिश के कारण चारों ओर हरियाली ही दिखाई देती थी, जैसे यात्रियों के आराम के लिए हरा कालीन बिछा हो। फिर तीसरा है यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहाँ रहते ही नहीं। तो इसको वर्तमान हिंदी में अपन लिखेंगे यह इतना पवित्र तीर्थ है कि इच्छा और क्रोध से भरे लोग वहाँ टिकते ही नहीं। चौथा है मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। लेखक कह रहे हैं कि मेरा तो मन वहाँ जाते इतना निर्मल और पवित्र हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसको अपन वर्तमान हिंदी में कैसे लिखेंगे। मेरा मन वहाँ जाते ही इतना खुश और शुद्ध हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर 5 नंबर है यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। तो इसको अपन वर्तमान हिंदी में किस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ रात को ग्रहण हुआ और हमने बड़े आनंद से स्नान किया, साथ ही दिन में श्री भागवत का पाठ भी किया। तो आगे का क्वेश्चन है वो है गए। तो इसमें क्या दे रखा है अपने को। इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी का प्रयोग किया है, जैसे शिखर के लिए सीसर, यात्रियों के लिए यात्रियों। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। आप इन शब्दों को कैसे लिखते हैं कक्षा में चर्चा कीजिए। तो अपने को कुछ शब्द दिए हैं, जैसे सीसर को वर्तमान में क्या कहते हैं, शिखर को वर्तमान में सीसर कहते हैं आज की वर्तनी में, और यात्रियों को यात्रियों। इस प्रकार अपने को शब्द दिए हैं, तो इसी प्रकार अपने को और शब्द लिखने हैं। सीसर है उसको सीकर लिखते हैं वर्तमान आज की वर्तनी में, और जो प्राचीन है उसमें यात्रियों को वर्तमान में यात्रियों लिखते हैं। बिछायत को बिछाया लिखते हैं। मनोरथ को मनोरथ लिखते हैं। दृष्टि पड़ती को दिखाई देती ये लिखते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं पाठ से आगे। आपकी बात। तो इसमें पहला प्रश्न है मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके भोजन किया।
क्या आपने कभी खुले वातावरण में या प्रकृति के पास भोजन किया है? यह अनुभव घर के खाने से कैसे भिन्न था? तो आपको इसमें बताना है कि आपने अगर कभी प्रकृति के वातावरण और प्रकृति के पास भोजन किया हो तो अपने जो घर में खाना खाते हैं उस भोजन से और जो बाहर का जो वातावरण में बैठ कर भोजन करते हैं उसमें क्या आपको अलग अलग अनुभव होता है वो आपको लिखना है। तो आगे इसका उत्तर लिखेंगे। हाँ, मैंने एक बार परिवार के साथ पहाड़ों की यात्रा के दौरान झरने के किनारे बैठकर खाना खाया था। वह अनुभव बहुत अलग और सुखद था। ताज़े हवा में बहते पानी की आवाज़ के बीच खाना खाने से एक अलग ही आनंद और ताजगी मिली। घर का खाना भी अच्छा होता है पर प्रकृति के बीच वह अनुभव और भी यादगार बन गया। दूसरा क्वेश्चन है, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया जबकि किसी सामान्य सी वस्तु ने आपको गहरा सुख दिया हो? उसके बारे में बताइए। तो आपको उत्तर लिखना है इसका। हाँ, एक बार मुझे बहुत भूख लगी थी और माँ ने साधारण दाल चावल बनाए थे। उस समय वही साधारण भोजन मुझे किसी स्वादिष्ट पकवान से भी बढ़कर लगा। वह भोजन मुझे माँ के प्यार और अपनत्व की याद दिलाता है। उस साधारण सी थाली में बहुत बड़ा सुख छिपा हुआ था। इस प्रकार आपको इसके आंसर देने हैं। तो आगे का प्रश्न है 3 नंबर। हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। आपको किस स्थान पर पवित्रता और प्रसन्नता का अनुभव होता है? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां जाते ही मन शांत हो गया हो? उस स्थान की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, ये आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे, मुझे मंदिर में बैठकर ध्यान करने से बहुत शांति मिलती है। वहाँ की शांति, दीपों की रोशनी और भजन की मधुर ध्वनि मुझे आंतरिक रूप से शांत कर देती है। वहाँ की सादगी और सकारात्मकता मुझे बहुत अच्छी लगती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पाठ में वर्णित है यहाँ के वृक्ष फल फूल गंध जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई पेड़ फूल या प्राकृतिक वस्तु है जिससे आप विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं और क्यों? इसका आंसर आपको देना है। तो आंसर में लिखेंगे आप, जी हाँ, मुझे पीतल का पेड़ बहुत प्रिय है। गांव में हमारे घर के पास एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है जिसके नीचे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी छाया में एक अलग ही ठंडक और शांति मिलती है। मुझे लगता है कि वह पेड़ मुझे सुकून देता है। आगे का क्वेश्चन है, प्रकृति का सौंदर्य और संरक्षण। यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। आपने पत्र में पढ़ा कि हरिद्वार का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। इस सौंदर्य को बनाए रखने में प्रत्येक मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विषय में अपने समूह में चर्चा कीजिए। इसके बाद अपने समूह के साथ मिलकर तीर्थ ही नहीं पृथ्वी भी पावन हो विषय पर एक जन जागरूकता पोस्टर बनाएं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में लिखना है और एक पोस्टर भी बनाना है जिसमें पृथ्वी का और पर्यावरण का दोनों का चित्र हो। ये ऐसा आपको एक पोस्टर बनाना है। तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे अपन, स्वास्थ्य और योग। चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। अनेक लोग आज भी मन की शांति, स्वास्थ्य लाभ और भक्ति के लिए तीर्थ और पर्वतीय स्थानों की यात्रा करते हैं। मन की शांति और स्वास्थ्य के लिए हमारे देश में हजारों वर्षों से योग भी किया जाता रहा है। तो पहला प्रश्न देखेंगे इसका अपन, 5 मिनट ध्यान लगाकर या मौन बैठकर अपने आसपास की ध्वनियों को सुनिए। अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए तथा ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। इस अनुभव के विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। आपको इसके बारे में जो अपन मेडिटेशन करते हैं
उसके बारे में आपको एक लिखना है कि किस प्रकार आप अपनी सांस को रोक करके बैठ सकते हो, एक जगह अपना ध्यान केंद्रित किस प्रकार करते हो, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे अपन ध्यान अनुभव पर अनुच्छेद। अनुच्छेद है ध्यान का अनुभव। जब मैंने 5 मिनट के लिए ध्यान लगाया और मौन होकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित किया तो एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। पहले कुछ क्षणों में ध्यान भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगा। आसपास की ध्वनियाँ जैसे पक्षियों की चहचहाट और हवा की आवाज़ को ध्यान को और भी गहरा बनाने लगी। इस प्रक्रिया ने मुझे मानसिक रूप से शांत, हल्का और ताजगी से भर दिया। ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई बोझ हट गया हो। यह अनुभव बहुत सुकूनदायक और ऊर्जा देने वाला था। तो आगे का है इसका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के कार्यक्रमों को बताने के लिए एक सूचना लिखिए जिसे सूचना पट पर लगाया जा सके। तो आपको योग दिवस पर एक सूचना लिखनी है जिसको अपन एक सूचना पट पर लगा सकते हैं। इस प्रकार की आपको सूचना लिखनी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे योग दिवस पर विद्यालय सूचना। सूचना है, सूचना का विषय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इसमें लिखेंगे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21 जून को हमारे विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रातः 7 बजे से विद्यालय प्रांगण में सामूहिक योग अभ्यास कराया जाएगा। सभी छात्र अपने योग मैट और पानी की बोतल के साथ समय पर उपस्थित हो। योग शरीर, मन और आत्मा के लिए लाभकारी है। आप सभी से आग्रह है कि इस अवसर पर भाग लेकर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। स्थान होगा विद्यालय का खेल का मैदान। समय होगा प्रातः 7 बजे। धन्यवाद प्राचार्य। फिर आगे देखेंगे, आगे के क्वेश्चन है सज्जन वृक्ष। तो चलो इसको देखते हैं। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, किंतु हमारे ही कार्यों के कारण वे कम होते जा रहे हैं। आइए पेड़ पौधों को अपना मित्र बनाएं। तो इसका पहला प्रश्न है, एक पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए ताकि वह कुछ वर्षों में बड़ा पेड़ बन सके। उसे एक नाम दीजिए और उसका मित्र बनिए। फिर आगे का प्रश्न है, उसके बारे में अपनी दैनंदिनी में नियमित रूप से लिखिए। तो आपको एक पौधा लगाना है और उस पौधे को आपको कुछ भी नाम दे देना है। उसकी देखभाल करनी है। जब छोटा पौधा लगाते हैं तब से लेकर जब तक वो बड़ा होता है उसके बारे में आपको क्या क्या सीखने को मिला, किस तरीके से आपने उसका पालन पोषण किया, यह सब आपको अपनी जो दैनंदिनी है उसमें लिखनी है और उसको अपना मित्र बना के रखना है। आगे का प्रश्न देखते हैं अपन। अपने शब्द। शीतल वायु स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं। शीतल शब्द को केंद्र में रखिए और लिखिए। तो ये शीतल शब्द है, ये केंद्र में लिखा हुआ है। तो अपने को इसके बारे में इसका अर्थ लिखना है, फिर इसके समानार्थी शब्द लिखने हैं, फिर वाक्य में प्रयोग करना है और विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। तो चलो, शीतल शब्द है, इसका अर्थ होगा ठंडा या ठंडक देने वाला। इसका समानार्थी शब्द है ठंडा, शांति, शीत, शांति देने वाला। वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे अपन? शीतल हवा ने पूरे वातावरण को सुखद बना दिया। और जो इसका विपरीतार्थक शब्द है शीतल का, वो होगा गर्म और उष्ण। आगे के प्रश्न हैं फिर यात्रा के वेग की गणना। कि आपको यात्रा के ऊपर जाओ तो किस प्रकार आप पैसे ले जाओ, तो उनका किस प्रकार आप व्यय करो, तो उसका आपको विवरण लिखना है। इस पत्र में आपने हरिद्वार की एक यात्रा का वर्णन पढ़ा है। मान लीजिए कि आपको अपने मित्रों या अभिभावकों के साथ अपनी रुचि के किसी स्थान की यात्रा करनी है
उस स्थान को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि यात्रा के लिए आपको 1000 रुपये दिए गए हैं। यात्रा, खाना आदि सब मिलाकर एक व्यय विवरण बनाइए। तो एक तरफ लिखेंगे खर्च का प्रकार और दूसरी तरफ लिखेंगे अनुमानित राशि। तो जैसे यात्रा का किराया हो गया 400 रुपये, भोजन व नाश्ता हो गया 250 रुपये, प्रवेश शुल्क व दर्शनीय स्थल का हो गया 100 रुपये, स्मृति चिन्ह देखने के हो गए 150 रुपये, आकस्मिक खर्च हो गया 100 रुपये। तो कुल योग हो गया हमारे 1000 रुपये। इस प्रकार आपको वर्णन करना है 1000 रुपये का किस प्रकार आप खर्च करते हो। आगे का प्रश्न है ख, मान लीजिए कि आप इस यात्रा में एक छोटी वस्तु यानी स्मृति चिन्ह खरीदना चाहते हैं। आप क्या खरीदेंगे और क्यों? संकेत है, सोचिए क्या वह आवश्यक है, बजट कैसे संभालेंगे। तो इसके ऊपर आपको आंसर लिखना है, मैं हरिद्वार से एक छोटा सा गंगा जल का ताम्र पात्र खरीदना चाहूँगा, क्योंकि यह न केवल एक पवित्र स्मृति चिन्ह होगा बल्कि मेरी इस यात्रा की याद को हमेशा ताज़ा रखेगा। यह किफ़ायती भी होगा और बजट के भीतर यानी 150 में आ जाएगा। यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्व रखता है। फिर आगे के प्रश्न देखते हैं, यात्रा सबके लिए। तो इसका पहला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि कुछ मित्रों का समूह एक यात्रा पर जा रहा है। आप एक मार्गदर्शक या टूरिस्ट गाइड हैं। आप इन सब की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, यदि मैं मार्गदर्शक या टूरिस्ट गाइड हूँ और कुछ मित्रों के समूह को यात्रा पर ले जा रहा हूँ तो उनकी यात्रा को सुविधाजनक और सुखद बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखूँगा। तो पहला क्या होगा, इसमें यात्रा की पूरी योजना पहले से बनाऊँगा, जैसे यात्रा का समय, स्थान, रुकने और खाने की व्यवस्था आदि। फिर करेंगे, समूह की सुरक्षा का ध्यान रखूँगा, सभी को सुरक्षा के नियमों की जानकारी दूंगा और इमरजेंसी नंबर आदि उपलब्ध कराऊंगा। फिर थर्ड लिखेंगे अपन, स्थानीय भाषा और संस्कृति के बारे में जानकारी दूंगा ताकि वे लोगों से ठीक से व्यवहार कर सके। फिर आगे क्या करेंगे, यात्रा स्थलों की पूरी जानकारी दूंगा ताकि सभी को जगह के इतिहास, महत्व और विशेषताओं के बारे में पता चले। समय का पालन कराऊंगा ताकि कोई भी स्थल छूट न जाए और सबको पर्याप्त समय मिल सके। सभी की सुविधा और रुचियों का ध्यान रखूंगा, जैसे भोजन, आराम, विशेष आवश्यकताएं आदि। स्वच्छता और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करूंगा, जैसे कचरा न फैलाने और जगह को साफ रखने की सलाह दूंगा। सभी को एक दूसरे का सम्मान करने को कहूँगा, जिससे यात्रा में सौहार्द बना रहे। इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखकर यात्रा को सबके लिए सुविधाजनक और आनंददायक बनाया जा सकता है। फिर आगे की है आज की पहेली। पाठ में से शब्द खोजिए और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए या रिक्त स्थानों में लिखिए। तो पहला है एक मसाले का नाम। तो मसाले का नाम क्या हो गया, दाल चीनी। फिर कपास से जुड़ा एक शब्द क्या होगा, धागा। जहाँ स्नान होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, घाट। वृक्ष के किसी अंग का नाम लिखना है आपको, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, इस प्रकार। फिर 5 है एक नगर या तीर्थ का नाम, जैसे हरिद्वार। व्यापार से जुड़ा स्थान, जैसे बाजार, दुकानें। एक नदी का नाम, जैसे गंगा, यमुना, कुछ भी आप लिख सकते हो, सरस्वती। फिर है एक पर्वत का नाम, विल्लु पर्वत। एक धार्मिक ग्रंथ का नाम, जैसे श्रीमद् भागवत। फिर आगे है झरोखे से। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे एक और पत्र का एक अंश नीचे दिए गया है, इसे पढ़िए और आपस में विचार कीजिए। तो इसमें है हरिद्वार के मार्ग में। हरिद्वार के मार्ग में अनेक प्रकार के वृक्ष और पक्षी देखने में आए। एक पीले रंग का पक्षी छोटा बहुत मनोहर देखा गया।
बया एक छोटी चिड़िया है, उसके घोंसले बहुत मिले। ये घोंसले सूखे बबूल कांटे के वृक्ष में हैं और एक एक डाल में लड़ी की भांति 20-20, 30-30 लटकते हैं। इन पक्षियों की शिल्प विद्या तो प्रसिद्ध ही है, लिखने का कुछ काम नहीं है। इससे इनका सब चातुर्य प्रकट है कि सब वृक्ष छोड़ के कांटे के वृक्ष में घर बनाया है। इसके आगे ज्वालापुर और कनखल और हरिद्वार है, जिसका वृत्तांत अगले नंबरों में लिखूंगा। तो आपको इस चित्र में एक पेड़ दिख रहा है और इस पेड़ के ऊपर अनेक घोंसले लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार ये कांटों के एक पेड़ के अंदर किस प्रकार ये जो चिड़िया होती हैं ये अपना घोंसला बनाती हैं, वो उनकी कला के बारे में आप सब लोगों को पता है।